तो देखिए लास्ट लेक्चर हम फ्लक्स देख रहे थे, वही बीट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे बताओ, सपोज अगर क्यूब दिया होगा तो क्यूब को वर्टेक्स कितने होते हैं बताओ। हाउ मेनी वर्टेक्स आर प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब। वर्टेक्स 3. मतलब नहीं नहीं, वर्टेक्स मतलब कितने पॉइंट से क्यूब बनता है। देखो ये एक रहेगा, ये दो रहेगा, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात और ये आठ रहेगा। इज इट ओके? So how many vertex are present inside the cube? 8. Is it okay? क्यूब को साइड कितने होते हैं बताओ। How many sides are present? 4. 6 होते हैं। तो देखिएगा ये सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, ओके, ये सामने वाला 1 रहेगा, ये पीछे वाला जो रहेगा, ओके, ये पीछे वाला 2 रहेगा, उसके बाद ये 3, ये 4, नीचे वाला 5 और वो साइड वाला 6। इज इट ओके? तो टोटल कितने साइड्स रहेंगे क्यूब को? 6 रहेंगे। समझ में आ गया? इज इट ओके? तो अगर हमारा चार्ज अगर किसी वर्टेक्स पर हो ना, तो वर्टेक्स कितने होते हैं बताओ? 8 होते हैं। अभी आपने 2 मिनट में बताया। तो सपोज मैं चार्ज को यहाँ पर रखता हूँ, पीछे वाली जगह पर, ओके। कोई भी एक वर्टेक्स पर अगर चार्ज को रखते हैं हम, तो उसके जैसे 8 मतलब 8 पार्ट्स में ये चार्ज क्या हो जाएगा, अपना फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस गिवन सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो कितना रहने वाला है फिर? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट रहने वाला है। समझ में आ गया? चार्ज को अगर हम कहाँ पर रखते हैं, किसी वर्टेक्स पर रखते हैं, तो फिर ऐसा होता है। ओके, अब मुझे बताओ, एक साइड पर अगर मैं चार्ज को रखता हूँ, ठीक है, किसी भी साइड पर अगर मैं चार्ज को रख देता हूँ, तो फिर कितना आने वाला है बताओ। क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। तो अगर मैं किसी फेस सेंटर पर अगर रखता हूँ, ओके, जैसे 4 नंबर का फेस है, तो इसके सेंटर में अगर मैं रख देता हूँ, तो ऐसे कितने फेस रहेंगे आपको पता होगा। क्यूब को 6 फेस होते हैं। इस वजह से फेस सेंटर पर अगर हम उसे रखते हैं, तो फिर एट द टाइम आने वाला है क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके? तो यहाँ पर ऐसा फ्लक्स आएगा। इज इट ओके? अभी देखिएगा, उसको हम रखने वाले हैं। जस्ट एक मिनट। देखो अब यहाँ पर ये जो फोर्थ वाला मैंने आपको बताया, ये कैसा रहेगा आप देखिएगा। एग्जैक्टली अगर हम फेस पर रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक दूसरा क्यूब इनक्लोज हो सकता है। इस वजह से इसका जो फ्लक्स है वो सिर्फ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो इसका आंसर रहेगा क्यूब बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके? मतलब ये क्यूब है हमारा ऐसा, इसके अगर एक साइड पर रखते हैं हम चार्ज को एग्जैक्टली सेंटर पर, ओके, तो फिर एक दूसरे क्यूब को वो एनक्लोज करेगा सामने से, ओके। तो इस वजह से हाफ हाफ डिवाइड होने वाला है इसका जो फ्लक्स रहेगा वो। इस वजह से इस कंडीशन में अगर फेस अगर हम इस सेंटर पर अगर उसको रखते हैं, तो फिर एट द टाइम फ्लक्स क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। ओके, नेक्स्ट रहेगा, आप देखिएगा, वर्टेक्स का हो गया हमारा। फिर उसके बाद फेस सेंटर हो गया। अब एज सेंटर है। एज सेंटर पर अगर हम रखते हैं, जैसे आपको साइड नजर आ रहा है, तो इसके एज सेंटर पर अगर हम रखेंगे, वैसे कितने एज होते हैं क्यूब को? ये वाला एक, ये वाला दो, ये वाला तीन और ये पीछे वाला चार। जैसे चार रह सकते हैं एज सेंटर। इस वजह से एज सेंटर के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो इस वजह से इसका फ्लक्स क्या आने वाला है फिर? क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो एज सेंटर रहा तो क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, उसके बाद अगर फेस सेंटर रहा तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके? और उसके बाद वर्टेक्स पर रहा तो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके? तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा। कुछ दिक्कत अब इसमें आ गया समझ में? तो अलग अलग फ्लक्स याद रखना क्यूब के, ज्यादातर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका वैल्यू दिया जाएगा आपको, या फिर ये फॉर्मूला भी आपको आ सकता है। ओके, तो इतना ही मतलब फ्लक्स से रिलेटेड रहेगा और गॉसेस लॉ से रिलेटेड। अभी गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस हमें देखना है एक एक करके।
जब मैंने रेगुलर में पढ़ाया था टॉपिक तो एट दैट टाइम आपको डेरिवेशन करके ये सब बताए थे। यहाँ पर हमें सिर्फ उसका कलेक्शन करना है। सो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। बताओ पहला एप्लीकेशन क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम? गॉसेस थ्योरम का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? टेल मी व्हिच इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम? ये हमें हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में भी हुआ था और नीट के एग्जाम में भी मैंने आपको 2 बार पढ़ाया होगा ये तकरीबन। बताओ जल्दी से। गॉसेस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड और होलो कंडक्टिंग स्फीयर। हाँ, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर राइट है। तो चार्ज स्फीयर ही है लेकिन चार्ज स्फीयर आपको पता है 2 तरीके से रहेगा। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ही हमारा। ओके। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और शेल या फिर आपको पता होगा या फिर होलो स्फीयर। होलो या फिर सॉलिड दोनों भी स्फीयर के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। ओके। चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसके बाद शेल, उसके बाद होलो स्फीयर, इन सब के लिए एप्लीकेबल ये डेरिवेशन रहेगा। तो आपको पता होगा इसका जो आंसर है वो 3 फेज में निकालना पड़ता है हमें। इनसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर और ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तीनों सेक्शन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है। तो पहला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज दिया है तो इसको चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कहा जाता है। और इस चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस हम कितना एज्यूम करते हैं? कैपिटल आर। तो जब हम चार्ज देते हैं ना स्फीयर पर तो ये यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस पर फैल जाता है। अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता इस कंडक्टर के, जो भी चार्ज रहता है वो कंडक्टर के सरफेस पर रहता है। ओके। और इसके एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर पर, ये स्मॉल आर डिस्टेंस रहेगा जहाँ पर पॉइंट पी रहेगा, जहाँ पर एरिया हम छोटा सा कंसीडर करने वाले डीएस, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब ये कैसा केस है? कैपिटल आर इज स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ओके। तो फिर हम क्या करते हैं आपको पता होगा, इसका डेरिवेशन करते समय गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। वो भी स्फीयर ही इमेजिन करते हैं क्योंकि अंदर का स्फीयर इस वजह से, और उसका रेडियस हम स्मॉल आर कंसीडर करते हैं। तो सॉल्व करते करते जाएंगे तो इसका आंसर फाइनली आ जाता है बाय यूजिंग गॉसिस थ्योरम। E इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ओके। इसी को अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं, आपको पता होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज अपॉन एरिया, और इसका एरिया आता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सभी वैल्यू अगर क्यू का हम यहाँ पर पुट करते हैं तो फिर ये आएगा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। इज इट ओके? एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर और सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा रहेगा ये। तो ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस आर है और सर मतलब जिस पॉइंट पर हमें निकालना है वो पॉइंट भी पी सरफेस पर ही लाई कर रहा है। तो इस वजह से सिर्फ एक ही चेंज आएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर आने वाला है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर आएंगे, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि इस केस में स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल आर है। तो इस कंडीशन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम रहेगा। ओके। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑकर ऑन द सरफेस। ओके। और आउटसाइड क्या रहता है? आउटसाइड डिक्रीज होने लगता है। और बताओ मुझे इनसाइड क्या रहेगा? या हमारा केस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है ऑन द सरफेस, ये रहेगा आउटसाइड द सरफेस, ये रहेगा आउटसाइड। और अभी बताओ इनसाइड क्या रहेगा? इनसाइड द
चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहता है? मतलब ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस है r, इसके एट अ डिस्टेंस स्मॉल r पर हम क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर स्मॉल r का वैल्यू लेस देन कैपिटल R है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना रहेगा बताओ? तो राइट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू डेफिनेटली क्या रहेगा? 0 रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं जाता है चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के। जो भी चार्ज रहता है वो कहाँ पर रहता है? आउटसाइड या फिर सरफेस पर रहता है। अंदर चार्ज ही नहीं होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली क्या रहेगा? 0 रहेगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स 0 है, और फ्लक्स 0 है तो फिर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी मतलब 0 रहेगा इस केस में। जहाँ पर चार्ज होता है वहीं पर फ्लक्स होता है, ठीक है? तो अंदर चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स 0 रहेगा। जैसे तीनों केस हैं। इस केस का अगर हम ग्राफ निकालते हैं, तो ग्राफ भी पूछे जाते हैं बच्चों, ये याद रखना आपको एग्ज़ाम में कि कौन-सा ग्राफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का है, कौन-सा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का है, लाइक दैट। इसका ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं हम देखिएगा। ये ग्राफ रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वर्सेस R का। तो आप देखिएगा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहेगा। मतलब जब स्मॉल r का वैल्यू जब तक r नहीं होता है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहेगा। और r पर सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगा इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑकर, और इसके आउटसाइड क्या होने वाला है? ये 0 होने वाला मतलब कम-कम होने वाला है। लेकिन कहाँ पर 0 होगा ये पता नहीं सकते हम, इस वजह से इसका ग्राफ ऐसा आने वाला है। इज़ इट ओके? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका ग्राफ ऐसा रहेगा, इनिशियली 0 रहेगा, ओके? और एट ऑन द स्पॉट ये ग्राफ क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। मतलब जब स्मॉल r इज़ इक्वल टू कैपिटल R है, स्मॉल r इज़ लेस देन R जब रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। स्मॉल r इज़ इक्वल टू कैपिटल R है तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ओके? और बाहर क्या आने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के साथ, ओके? तो धीरे-धीरे क्या होने वाला है फिर ये कम होने वाला है। तो ऐसा ये डेरिवेशन रहेगा पूरा। अभी नेक्स्ट बीट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो स्फीयर अब नॉन कंडक्टिंग है, जैसे कोई डायइलेक्ट्रिक्स या फिर कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हम लेने वाले हैं। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर होता है ना, तो उसके अंदर भी चार्ज चला जाता है। जो भी चार्ज देते हैं ना हम, वो सरफेस पर ही नहीं रहता है, सरफेस के अंदर भी चला जाता है। इज़ इट ओके? और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऐसा एक केस ऑकर होगा। अब इस केस में है ना, सबसे पहले हमें कौन-सा केस लेना है? सबसे पहले हमें आउटसाइड केस लेना है। तो आउटसाइड क्या रहेगा? सेम आंसर आएगा जो हमारे कंडक्टिंग स्फीयर का रहा, ओके? आउटसाइड के लिए कुछ कैलकुलेशन चेंज नहीं है। आउटसाइड व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, एट दैट टाइम क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वही रहेगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर रहेगा, ओके? इनसाइड अगर हम देखेंगे, सॉरी, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस अगर हम देखेंगे व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगा? 0 रहेगा। और लास्ट केस है इनसाइड द सरफेस अगर हम कहते हैं, मतलब निकालते हैं, तो इसके लिए हमें डेरिवेशन करना पड़ता है। इनसाइड द सरफेस पहले चार्ज निकालना पड़ता है। इनसाइड द सरफेस बाहर के सरफेस से चार्ज थोड़ा कम रहेगा, ओके? इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़रूर जनरेट होता है और कुछ अलग रहता है, ओके? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यहाँ पर ऑन द सरफेस 0 नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहेगा और वो आने वाला है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर, ओके? इनसाइड 0 नहीं रहेगा अब, और इनसाइड कितना रहेगा ये निकालना है हमें, तो इसके लिए हमें डेरिवेशन करना पड़ता है, ओके? तो देखिएगा अब इसके लिए हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले वो सरफेस चार्ज डेंसिटी देखना पड़ता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसके अकॉर्डिंग इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करते-करते जाते हैं हम। तो फाइनली इनसाइड द
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो वो आता है रो इंटू आर डिवाइडेड बाय 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, रो मतलब आपको पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ने वाला है। ओके, और एट द सेंटर आपको पता है स्मॉल आर का वैल्यू जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो रहेगा। तो इसका अगर हम ग्राफ निकालते हैं तो वो कुछ ऐसा आता है। ऑन द एट द सेंटर जीरो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सरफेस के बाहर व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर रहेगा, एट द टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ई मैक्स है। और इसके आगे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के साथ। ओके, और अंदर क्या रहेगा फिर, अब ऐसा केस आएगा। पिछली बार ये जीरो था, अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिखाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ने वाला है। ओके, वैसे थ्री केस अराइज होने वाले हैं। कुछ दिक्कत अब इसमें दोनों भी समझ में आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर कंडक्टिंग स्फीयर एंड फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? अभी एक लास्ट शेप बचा है, इसके बाद बहुत कुछ हमारा बिट हो गया है फिर आज के लेक्चर में। आपको पता होगा सिलिंड्रिकल शेप होता है, तो उसका भी हमें वैसे ही करना है डेरिवेशन जैसे हमने अभी देखा है। ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स। ठीक है, तो अब लास्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसे वायर आपको पता होगा सिलिंड्रिकल शेप में होता है और उसका लेंथ इनफाइनाइट होता है, तो फिर एट द टाइम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long linear distribution of charge। ओके, तो वायर रहेगा जैसे आपको पता होगा, मैंने आपको बोला था सिलिंड्रिकल शेप में रहेगा और उसके ऊपर उसका अंदर का रेडियस कैपिटल आर रहेगा, इसका भी वैसे ही है। एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं और वो भी सिलेंडर ही कंसीडर करते हैं। ओके, उसका लेंथ हम फाइनाइट कंसीडर करते हैं, दैट इज स्मॉल एल। इसका रेडियस स्मॉल आर रहेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आता है ई इज इक्वल टू लैम्डा पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर आने वाला है। लैम्डा मतलब रहेगा, आपको पता होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन लेंथ रहेगा। ओके, और इसी को हम सिग्मा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सिग्मा इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन इंटू स्मॉल आर, ऐसे इसका अनदर सिग्मा के टर्म में फॉर्मूला आएगा। ओके, तो बस इतने फॉर्मूलेज आपको याद रखना है, और कुछ नहीं आने वाला इसमें। ओके, कुछ दिक्कत बच्चों आप इसमें? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यहाँ पर खत्म हो पाता है। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस?
इसके बाद अनदर एक डेरिवेशन होता है, याद रखिएगा। छोटे-छोटे एप्लीकेशन से 2 गॉसेस थ्योरम के और ये 2 ही मेन है, ज़्यादातर क्वेश्चंस इसके ऊपर ही पूछे जाते हैं आपको एप्लीकेशंस पर। जैसे आपको पता होगा कोई भी एक रैंडम शेप का कंडक्टर है और इसके बहुत ही सरफेस के क्लोज हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो ये आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इज इट ओके? और हमेशा जब कभी भी एप्सिलॉन आता है तो उसको हम एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर से रिप्लेस कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी रहेगा और एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, हर फॉर्मूले में जहां पर भी एप्सिलॉन आएगा उसकी जगह आप एप्सिलॉन नॉट इंटू के पुट कर सकते हो। तो ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग कंडक्टर ऑफ एनी शेप। एनी शेप का चार्ज कंडक्टिंग कंडक्टर अगर रहता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा, इसको थर्ड एप्लीकेशन कहा जाता है गॉसेस थ्योरम का, और ये आने वाला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। फोर्थ रहेगा, आप देखिएगा, इन्फिनिटली लॉन्ग शीट अगर हो मेटल का, ओके, तो फिर उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है। ओके, तो इन्फिनिटली लॉन्ग शीट अगर होता है तो उसमें देखिएगा चार्ज का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो चार्ज यहाँ पर दोनों भी सरफेस पर भी जा सकता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आने वाला है। इज इट ओके? तो इतना ही फर्क रहेगा। इन्फिनिटली लॉन्ग शीट अगर रहता है, थिन शीट, तो फिर एट द टाइम सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आएगा और बाद में ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन आने वाला है। ओके, लाइक दैट देखिएगा। और एक डेरिवेशन इसका छोटा सा, फोर्स पर यूनिट एरिया का। ओके, ये भी डेरिवेशन आपको कैपेसिटर में आमतौर पर ज्यादातर लगने वाला है नेक्स्ट सेक्शन में इस टॉपिक के, लेकिन ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर जस्ट बता देता हूँ आपको फॉर्मूला। ये इन्फिनिटली लॉन्ग शीट है यहाँ। तो आप देखिएगा एक चार्ज कंडक्टर है, तो इसके अराउंड अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट एरिया अगर निकालना हो, ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको हम एफ बाई डी एस से इंडिकेट करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। इसको प्रेशर भी कहा जाएगा क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्रिएट होने वाला प्रेशर रहेगा ये। स्मॉल एफ इज इक्वल टू एफ बाय डी एस रहता है। इसके दो फॉर्मूलेज है, हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, और नेक्स्ट रहेगा हाफ इंटू एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। इज इट ओके? तो इसको फोर्स पर यूनिट एरिया कहा जाता है। इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो किसी भी चार्ज ने, सपोज यहाँ पर अगर चार्ज डीएस है तो उसने उसके आगे के पॉइंट पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया है आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है तो फिर उसको अगर निकालना है, फोर्स निकालना है, तो फिर इसको डीएस से मल्टीप्लाई करो, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इंटू डीएस, और फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना है तो इस डीएस को डिवाइड करो वहां पर। ओके, ये बिट रहेगा। और अनदर एक टर्म यहाँ पर जनरेट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एनर्जी डेंसिटी उसे कहा जाता है, और ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा। तो डी यू बाई डी वी ये जो फैक्टर होगा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहा जाता है। इसको हम कैपिटल यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला भी वही आता है जो हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया का आता है, दैट इज हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, या फिर इन अनदर वे हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, ये भी हम यूज कर सकते हैं। बताओ इस एनर्जी डेंसिटी का ऐसे यूनिट क्या रहेगा? एनर्जी डेंसिटी का ऐसे यूनिट क्या रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी, और इसका ऐसे यूनिट डेफिनेटली क्या रहने वाला है? बोलो जल्दी से। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एनर्जी का आपको डेफिनेटली पता होगा, जूल होता है, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब आने वाला है। ओके, तो ऐसे ही पूरा बीट रहेगा। कुछ दिक्कत अब इसमें? तो बहुत कुछ बीट हो गया हमारा, अभी माइनर बीट बचे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
और उसके बाद डायपोल। तो ये 3 बिट होने के बाद टॉपिक हमारा 100% खत्म हो गया। ओके, फिर उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे हम। तो आज यही स्टॉप करते हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं।